हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 मल्हार का 11 चैप्टर चेतक की वीरता, इस कविता के प्रश्न उत्तर। सभी बच्चे तैयार हैं? ओके, तो लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दो सब बच्चे जो आए हैं वीडियो को देखने के लिए। और चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का। पाठ से मेरी समझ से, इसका पहला प्रश्न है। अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है हमें? नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। क्या बनाना है? तारा। तारा बनाना आता है सब बच्चों को? कैसे बनाते हैं तारा? ऐसे 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 और ऐसे, ये बन गया तारा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनका सटीक उत्तर कौन सा है। पहला प्रश्न है, चेतक शत्रुओं की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था? चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। चेतक शत्रु की सेना को चारों ओर से घेर कर उस पर टूट पड़ता था। चेतक हाथियों के दल के समान बादल के रूप में शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। चेतक नदी के उफान के समान शत्रु की सेना पर टूट पड़ता था। तो कौन सा उत्तर इसमें से सही है? इसमें से सही उत्तर है नंबर 1, चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था। दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, लेकर सवार उड़ जाता था। इस पंक्ति में सवार शब्द किसके लिए आया है? चेतक के लिए, कवि के लिए, महाराणा प्रताप के लिए या शत्रु के लिए? किसके लिए आया है सवार शब्द? सवार का मतलब होता है जो सवारी करता है। तो चेतक की सवारी महाराणा प्रताप करते थे, तो इसका सही उत्तर है महाराणा प्रताप। अगला प्रश्न है, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुना। प्रथम प्रश्न के उत्तर के रूप में हमने चेतक बादल की तरह शत्रु की सेना पर वज्रपात बनकर टूट पड़ता था, ये उत्तर हमने चुना था। हमने ये उत्तर इसलिए चुना क्योंकि कविता में चेतक के शत्रुओं पर इसी प्रकार टूटने का वर्णन किया गया है। क्योंकि कविता में ये लिखा गया है कि चेतक अपने शत्रु पर बादल की तरह टूट पड़ता था, तो इसलिए हमने ये वाला उत्तर लिया है। और दूसरे प्रश्न के उत्तर में हमने महाराणा प्रताप को चुना दूसरा उत्तर। क्यों? क्योंकि जो चेतक की सवारी करते थे वो महाराणा प्रताप ही थे। तो महाराणा प्रताप ही चेतक के ऊपर हमेशा बैठा करते थे और उसकी सवारी करते थे, इसलिए चेतक अपने सवार यानी महाराणा प्रताप को लेकर उड़ जाता था। अगला प्रश्न है, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो कविता की कुछ पंक्तियां यहाँ हमें दी हुई हैं, इनका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। पहली पंक्ति दी हुई है, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। इसका क्या अर्थ है? इस पंक्ति में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की बहादुरी और तेजी का वर्णन किया गया है कि वो कितना बहादुर था और कितना तेज दौड़ता था। चेतक बिना डरे महाराणा प्रताप को ढालों के बीच में से निकालते हुए तलवारों और खड़गों से बचाकर बहुत तेज दौड़ता था और हर मुश्किल से उन्हें सुरक्षित रखता था। ये है इस पंक्ति का अर्थ। दूसरी पंक्ति है, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। इसका क्या अर्थ है? चेतक की समझदारी, वीरता और उसकी बहुत तेज चाल का शत्रु सेना पर इतना असर होता था कि उनके भाले, तलवारें, तीर सब बेकार हो जाते थे और सब गिर जाते थे चेतक को देख करके। चेतक के तेज टापों से, पैरों की आवाज़ से दुश्मन बुरी तरह से घायल हो जाते थे और उनका सामना करना
मुश्किल हो जाता था। यानी चेतक जब भी शत्रुओं के सामने आता था, उन्होंने जो हाथ में अस्त्र पकड़े होते थे वो गिर जाते थे, भाले गिर जाते थे, निशंग उनके तीर गिर जाते थे, और चेतक के पैरों की चोट से, यानी चेतक जहाँ भी कदम रखता था उससे उनके शरीरों से खून निकलने लगता था, उनके शरीर कट जाते थे, शत विशत हो जाते थे। अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही भावार्थ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो क्या करना है आपको कि कविता की पंक्तियों को उनके अर्थ के साथ मिलाना है। ये पंक्तियाँ दी हुई हैं और यहाँ पर हमें इसका भावार्थ दिया हुआ है, हमें इन दोनों को मिलाना है। भावार्थ के साथ पंक्तियों को हम मिलाएंगे। पहली पंक्ति है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, हवा से भी तेज दौड़ने वाला चेतक ऐसे दौड़ लगा रहा था मानो हवा और चेतक में प्रतियोगिता हो रही हो। तो पहले का मिलान होगा दूसरे के साथ। अब दूसरे नंबर पर हमें दिया हुआ है, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। इसका मिलान होगा नंबर 3 के साथ, जिसमें हमें दिया हुआ है, शत्रुओं के सिर के ऊपर से होता हुआ एक छोर से दूसरे छोर पर ऐसे दौड़ता जैसे आसमान में दौड़ रहा हो। तीसरे नंबर पर है, जो तनिक हवा से बाघिली लेकर सवार उड़ जाता था। और इसका मिलान हम करेंगे नंबर 4 के साथ, जहाँ पर लिखा हुआ है, चेतक की फुर्ती ऐसी कि लगाम के थोड़ा सा हिलते ही सरपट हवा में उड़ने लगता था। अगला नंबर हमें दिया हुआ है, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। और इसका मिलान हम करेंगे नंबर 5 के साथ, जहाँ पर लिखा हुआ है, वह राणा की पूरी निगाह मुड़ने से पहले ही उस ओर मुड़ जाता था, अर्थात वह उनका भाव समझ जाता था। अब है नंबर 5 पर, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। इसका मिलान करेंगे हम। नंबर 1 में दिया है, शत्रु की सेना पर भयानक वज्रमय बादल बनकर टूट पड़ता और शत्रुओं का नाश करता था। नंबर 5 का मिलान होगा नंबर 1 के साथ। तो ये हैं सारे मिलान, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ और 5 का 1 के साथ। अगला प्रश्न है, शीर्षक। ये कविता हल्दी घाटी शीर्षक काव्य कृति का एक अंश है। हल्दी घाटी जो बहुत बड़ी कविता है, काव्य कृति है, पूरी एक किताब की तरह ही है, उसी का एक छोटा सा भाग है ये चेतक की वीरता। इसका जो शीर्षक है चेतक की वीरता, यहाँ दिया गया है। आप इस कविता को और क्या नाम देना चाहेंगे? चेतक की वीरता तो कवि ने दिया है, आप क्या नाम देना चाहेंगे? हाँ, ये कविता हल्दी घाटी काव्य कृति का एक अंश है। इसका शीर्षक चेतक की वीरता बिल्कुल उचित है, क्योंकि इसमें चेतक घोड़े की बहादुरी, तेज़ी और वफादारी का वर्णन किया गया है। इस कविता के अंदर चेतक के बारे में बहुत वर्णन किया गया है, इसलिए इसका जो शीर्षक है चेतक की वीरता वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर फिर भी मुझे एक नया शीर्षक देना हो तो मैं इसको शीर्षक दूंगी महाराणा प्रताप और चेतक। क्यों? क्योंकि इस अंश में महाराणा प्रताप और उनका प्यारा घोड़ा चेतक, उनके अटूट संबंध को और युद्ध की भूमि में, रणभूमि युद्ध की भूमि में दोनों की वीरता को बराबर दर्शाया गया है। जितना चेतक के बारे में वर्णन है उतना महाराणा प्रताप के बारे में भी वर्णन है। तो इसलिए हम, अगर मुझे देना होगा तो महाराणा प्रताप और चेतक मैं इसका नाम रखूँगी। अगला प्रश्न है, कविता की रचना। चेतक बन गया निराला था, पड़ गया हवा का पाला था, राणा प्रताप का कोड़ा था या आसमान का घोड़ा था। निराला, पाला, कोड़ा, घोड़ा, ये देखिए ये जो 4 शब्द यहाँ पर दे रखे हैं ये मिलते जुलते हैं। निराला के साथ पाला मिल रहा है
और कोड़ा के साथ घोड़ा मिल रहा है। तो जो ऐसे शब्द होते हैं इन शब्दों को बोलते हैं तुकांत शब्द। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये शब्द बोलने लिखने में थोड़े मिलते जुलते हैं। इस तरह की तुकांत शैली प्राय कविता में आती है। कभी कभी कविता अतुकांत भी होती है। इस कविता में आए तुकांत शब्दों की सूची बनाइए। तो आपको ऐसे शब्द और ढूंढने हैं जो ऐसे मिलते जुलते हों, जैसे निराला, पाला, कोड़ा, घोड़ा, ऐसे मिलते जुलते शब्द बनाने। इन शब्दों को क्या कहते हैं बेटा? तुकांत शब्द। अधिकतर कविताओं में लाइन के लास्ट में ऐसे ही शब्द आते हैं। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत कविताएं ऐसी होती हैं जिनमें तुकांत शब्द नहीं होते, तो उन कविताओं को अतुकांत कविता कहते हैं। तो आपको ऐसे शब्द इस कविता में से ढूंढने हैं। यहाँ पर हमने ढूंढा है, ये शब्द हैं निराला, पाला, कोड़ा, घोड़ा, चालों, मालों, ढालों, करवालों, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, जहर, ठहर, निशंग, अंग, दंग, रंग। ये है तुकांत शब्दों की सूची। अगला प्रश्न है शब्द के भीतर शब्द। या आसमान का घोड़ा था। आसमान शब्द के भीतर कौन कौन से शब्द छिपे हैं? एक शब्द है ना आसमान, इसमें से देखो आ को हटा दो तो ये समान बन जाएगा, आस को हटा दो तो ये मान बन जाएगा, पीछे से मान को हटा दो तो ये आस बन जाएगा, और सम भी है इसके अंदर, आन भी बन सकता है, नस भी बन सकता है। तो इस तरह से एक शब्द में बहुत सारे शब्द छिपे हुए होते हैं। अब इसी प्रकार कविता में से कोई 5 शब्द चुनकर उनके अंदर जो शब्द छिपे हुए हैं ना, उनको ढूंढना है आपने। तो देखिए, पहला शब्द है चौकड़ी। इसमें क्या है? चौक, कड़ी, ठीक है, और चौड़ी। चौड़ी भी अगर बीच का क हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? चौड़ी। दूसरा है बादल। बाद है इसमें, दल है इसमें, और बाल है इसमें। और अगर इसे उल्टा कर दिया जाए तो ये दबा भी हो सकता है। अगला तीसरा शब्द है मस्तक। मस्तक में मस्त है, तक है, कम है, दिखलाया। इसमें है दिख, लाया, आया, दिलाया, लाख, दिया, याद, यदि। ये सब शब्द इसके अंदर छिपे हुए हैं। अगला है करवाल। इसमें कर, रव, आल, वार, ये शब्द छिपे हुए हैं। हमसे 5 शब्द ढूंढने के लिए कहा था, ये 5 हो गए। और इसके नीचे ये छठा शब्द है विकराल, जिसमें कर और कराल, ये शब्द छिपे हुए हैं। अगला प्रश्न है पाठ से आगे। आपकी बात। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला। कविता को प्रभावशाली बनाने में इस तरह के प्रयोग काम आते हैं। कविता में आए ऐसे प्रयोग खोज कर परस्पर बातचीत करें। देखिए, हवा से लगाम हिली और घोड़ा भाग चला। कविता को प्रभावशाली बनाने में इस तरह के प्रयोग होते हैं, काम में आते हैं। ऐसे दूसरे प्रयोग हमने नीचे ढूंढे हैं, जैसे राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, है वहीं रहा वहाँ नहीं, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। तो इस तरह के पंक्तियों को अगर कविता में ऐड कर दिया जाए, कविता में लिख दिया जाए, तो इससे क्या होता है? पढ़ने में रोचकता आती है, क्योंकि जो लिखा गया है उसका अर्थ कुछ अलग ही निकल के आता है। इससे कविता पढ़ने में बहुत सुंदर लगती है, रोचकता उसमें आती है। दूसरा इसका ख भाग है, कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए। इस पर आपस में बात कीजिए। आपको चर्चा करनी है कि कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, युद्ध होने से क्या नुकसान होता है, क्या कारण है युद्ध करने के। तो इस तरह से आपस में एक चर्चा करनी है बैठकर। कहीं भी और किसी भी तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध चाहे बोलकर हो या फिर मतलब मुंह से बातें बोल के, जब हम कठोर भाषा बोलते हैं तो उसको भी युद्ध करते हैं। दोनों की जब गर्मा गर्म बहस होती है दो लोगों की, तो वो भी एक युद्ध के समान ही है। तो युद्ध चाहे बोलकर हो या फिर तलवार बाण से हो,
दोनों ही तरफ से नुकसान होता है। रिश्ते टूट जाते हैं, समाज और देश का विकास रुक जाता है और नकारात्मक ताकतों को फ़ायदा होता है। जब दो लोग घर में भी लड़ते हैं ना, तो बाहर के पड़ोसी जब सुनते हैं तो पड़ोस में जो भी आपको अच्छा नहीं मानता है उसको बड़ा फ़ायदा होगा कि ये घर के ही लोग लड़ रहे हैं, तो वो और लड़ाने की कोशिश करेगा, फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए कहा है कि नकारात्मक ताकतों को फ़ायदा होता है। खतरनाक हथियार पूरी मानवता के लिए खतरा हैं। जो भी तीर, तलवार, बंदूक है, बम के गोले हैं, जो भी हैं, ये सब कुछ हमारे मानवता के लिए, इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसलिए विवादों को बातचीत से और समझौते से हल करना चाहिए। इसलिए अगर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो भी गया है तो हमें आपस में बातचीत कर लेनी चाहिए और जैसे हो सके समझौता कर लेना चाहिए। युद्ध समस्या का हल नहीं होता है ना। हमेशा लड़ाई झगड़ा करना ही ज़रूरी नहीं होता। कोई समस्या अगर आपस में हो गई है तो उसे प्यार प्रेम से बैठकर बातचीत करके भी सुलझाया जा सकता है। अब है अगला क्वेश्चन, समानार्थी शब्द का प्रश्न है। कुछ शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, मतलब एक जैसा अर्थ होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ एक ही होता है, जैसे हय का अर्थ है घोड़ा, अश्व का अर्थ भी घोड़ा है और घोड़ा तो है ही घोड़ा। तो इन तीनों का एक ही अर्थ है, यानी कि घोड़ा। तो इन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं और इन शब्दों को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। यहाँ पर दिए गए शब्दों से उस शब्द पर घेरा बनाइए जो समानार्थी ना हो। ठीक है, तो हमें दे रखा है, देखिए ये चार्ट हमें दे रखा है। यहाँ पर हर कॉलम में कुछ समानार्थी शब्द हैं और इनमें से जो शब्द समानार्थी नहीं हैं उस पर हमें घेरा बनाना है। पहली लाइन में हमें दे रखा है हवा, अनल, पवन, बयार। तो इसमें से जो अनल है ना, अनल, इसका मतलब होता है आग। ये हवा का समानार्थी नहीं है। दूसरी लाइन में है रण, तुरंग, युद्ध, समर। अब इसमें से जो दूसरे नंबर पर तुरंग दिया हुआ है बेटा, इसका अर्थ होता है घोड़ा और बाकी सब शब्दों का अर्थ है युद्ध। समर का मतलब भी युद्ध है, लड़ाई। रण का मतलब भी युद्ध है, यानी लड़ाई। तुरंग का मतलब है घोड़ा। तीसरे नंबर पर हमें दिया हुआ है आसमान, आकाश, गगन और नभचर। तो इसमें से समानार्थी जो नहीं है वो है नभचर। आसमान, आकाश और गगन, हम आसमान को ही कहते हैं। तीनों इसके समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जो नभचर है, नभचर का मतलब है आसमान में विचरण करने वाला, आसमान में घूमने वाला। अगला है नद, नाद, सरिता, तटिनी। अब नद, सरिता और तटिनी, इन तीनों का एक ही अर्थ है। इनका अर्थ होता है नदी। सरिता का, तटनी का और नद का अर्थ है नदी। लेकिन नाद, नाद का अर्थ होता है आवाज़। तो ये समानार्थी नहीं है। अगला है करवाल, तलवार, असी और ढाल। इनमें से करवाल, तलवार और असी, ये तीनों तलवार के ही नाम हैं, तलवार के समानार्थी शब्द हैं। लेकिन जो ढाल है, ढाल का मतलब होता है अपने आप को बचाने के लिए सहारा लेना। ढाल मतलब तलवार के वार से बचाने के लिए जो हम हाथ में, जो योद्धा हाथ में पकड़ते हैं उसे ढाल कहते हैं। तो ये तलवार का पर्यायवाची नहीं है, समानार्थी भी नहीं है, इसे हमने घेरा लगा दिया। अगला प्रश्न हमें दे रखा है आज की पहेली बूझो तो जाने। इतना सारा पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा दिमाग की कसरत भी हो जाए तो हम कर लेते हैं पहेली सॉल्व। पहली पहेली है, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता रात में सोता, यही मेरी पहचान। दिन में जगता और रात में सोता कौन है भाई? वो है हमारी आँखें। आँखों को क्या कहते हैं? नयन, जो उल्टा सीधा एक समान है। तो इसका उत्तर है नयन। दूसरी पहेली है, एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, पकड़ रहा अंबर का छोर। कौन सा ऐसा पक्षी है जो अकेला उड़ता है आसमान में? ये है पक्षी जो अलबेला है, उसके पंख नहीं होते हैं लेकिन वो अकेला ही आसमान में दूर तक उड़ता है और उसके एक लंबी डोर बंधी होती है। तीसरी पहेली है, रात में हूँ दिन में नहीं, दिए में, रात में हूँ दिन में नहीं,
दिए के नीचे हूँ ऊपर नहीं, बोलो बोलो मैं कौन हूँ। इसका उत्तर होगा अंधेरा, क्योंकि अंधेरा रात में होता है, दिन में नहीं होता, और दिए के नीचे भी अंधेरा होता है। अगला है मुझ में समाया फल, फूल और मिठाई, सबके मुंह में आया पानी मेरे भाई। इसका उत्तर होगा गुलाब। समझ गए ना आप? जामुन, गुलाब जामुन। जामुन फल है, गुलाब फूल है। फल भी हो गया, फूल भी हो गया, गुलाब जामुन को मिला दिया तो मिठाई हो गया। सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समंदर है पर पानी नहीं। तो कहाँ होता है ये सब कुछ? नक्शे में होता है, एटलस में होता है, मैप में होता है। आगे दिया हुआ है आपको खोजबीन करने के लिए। भाई कुछ काम, आप क्लास 6 के बच्चे हैं, इंटरनेट चलाते हैं, अपने लाइब्रेरी में जाते हैं, तो कुछ खोजबीन करके लाइए। क्या खोजबीन करनी है आपको? महाराणा प्रताप कौन थे पता लगाओ, उनके बारे में इंटरनेट या पुस्तकालय में जानकारी प्राप्त करिए। पुस्तकालय किसे कहते हैं बेटा? लाइब्रेरी को, ठीक है। तो इंटरनेट गूगल से पूछ लीजिए या फिर लाइब्रेरी में जाइए और महाराणा प्रताप कौन थे ये पता लगा के लाइए। वैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के महान राजा थे। उनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। अभी हम 2025 में चल रहे हैं और उनका जन्म हुआ था 1540 में। 1540 में उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के घर में हुआ था। उदय सिंह द्वितीय उनके पिताजी थे और जयवंता बाई उनकी माँ थी। उनके ये बेटे थे महाराणा प्रताप। उनके भाई शक्ति सिंह और जगमाल सिंह थे। 1572 में महाराणा प्रताप 32 साल की उम्र में मेवाड़ के राजा बन गए थे। मुगल सम्राट अकबर चाहता था कि प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार कर लें, यानी कि उनसे हार मान लें, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया। तो अगर अकबर की बात नहीं मानी, अकबर के सामने वो नहीं झुके, तो फिर अकबर ने उन पर लड़ाई भी की। तो अकबर से संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध जो 1576 में हुआ था, जिसमें प्रताप को पीछे हटना पड़ा था, लेकिन मुगल उन्हें पकड़ नहीं पाए थे। बाद में प्रताप ने देवर, उमरगढ़, उदयपुर, गोगुंडा को फिर से जीत लिया था और चावड़ को अपनी नई राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1997 को हुआ। उनका जीवन संघर्ष, स्वाभिमान और वीरता का प्रतीक है। उनकी युद्ध नीति को छत्रपति शिवाजी ने भी अपनाया। अगला प्रश्न है, इस कविता में चेतक एक घोड़ा है, ठीक है। जैसे ये कविता घोड़े के ऊपर लिखी गई है ना, तो ऐसे ही पशु पक्षियों पर आधारित कोई 5 कविताएं आपको ढूंढ कर लानी है और अपनी कक्षा की जो दीवार पत्रिका होती है ना, क्लास में एक बोर्ड लगा होता है जिसमें हम लोग बच्चे अपना काम, ड्राइंग वगैरह या कुछ आर्टिकल लिख करके या कोई पोम लिख करके उसमें लगाते हैं। आपके क्लास में भी लगा होगा बोर्ड, तो उसमें आपको ये लगानी है 5 कविताएं, किसी पशु पक्षी पर आधारित होनी चाहिए। तो पहली कविता आपके लिए जो मैं लेकर आई हूँ वो है चिड़िया की उड़ान। पढ़ के सुना देती हूँ। छोटी चिड़िया ने पंख फैलाए, नीले आकाश की ओर उड़ान भरे, सूरज की किरणों में नहाती, हवा के संगीत गुनगुनाती, डर नहीं उसे आंधी तूफान का, हर दिन खोजती नए आशियाने का स्थान, फूलों पर बैठकर रस चखती, हर जगह अपना संदेश रखती, छोटे पर बलवान दिल लिए, सिखाती हमें मेहनत और हौसला, धरती का प्यार उसका सबसे बड़ा धन, सबको दिखाती जीने का नया तरीका है ये चमन। दूसरी कविता है वफादार कुत्ता। द्वार के पास खड़ा कुत्ता पहरा दे, रात दिन मालिक का ध्यान रखे, भूख लगे या प्यास सताए फिर भी कभी साथ न छूटे, झुकी न कभी उसकी आँखों की सच्चाई, साथ निभाना है उसकी सच्चाई, सर्दी हो या गर्मी की तपन, हमेशा खड़ा रहे अपने, सीख हमें देता है प्यार और निष्ठा की,
सच्चे दोस्त वही जो ना छोड़ें राह की, मालिक की मुस्कान में खुश रहता, वफादारी में ही उसका जीवन बसता। अगली कविता है कछुआ और खरगोश। खरगोश दौड़ा तेज मैदान में, कछुआ चला धीरे सुस्त पर ध्यान में। हंसी उड़ाई खरगोश ने उससे, लेकिन कछुए ने न छोड़ा अपनी रेस। धीरे धीरे वह आगे बढ़ता गया, कभी न रुका, थकान को हराया, आखिरकार पहुंचा फिनिश लाइन तक। खरगोश चौंक पड़ा, सोच में रह गया। सबक यह हमें सिखाता है, धीरे धीरे पर मेहनत, कभी न रुकना। धैर्य और लगातार प्रयास ही सफलता की चाबी बन जाता है। चौथी कविता है गिलहरी की मेहनत। पेड़ की गिलहरी कूदती जाए, हर डाल पर दाना चुनकर लाए। सर्दी से पहले घर में जमा करे, छोटे पर मेहनती ये प्राणी हैं। छोटे पंजों में है बड़ा कमाल है, धैर्य और मेहनत इसका आदान है। दाने इकट्ठे करे दिन रात, हर मौसम में करे सतत प्रयास। हमें भी सिखाती यह कहानी, मेहनत से मिलता है जीवन में सुख सहानी। छोटी पर बहादुर, तेज और निश्चयी, सिखाती जीवन जीने की नीति सही। और अब आखिरी कविता है मोर का नृत्य। घने बादल जब आसमान में आए, मोर पंख फैलाकर नृत्य दिखाए। बूंदों में झूमे तन मन, हर दिशा में गूंजे उसकी गुनगुनाहट। हरे भरे जंगल में ढूंढे अपनी जगह, प्रकृति के संग मिलकर करे वह नाच। सूरज की रोशनी में रंग चमकाए, हर जीव को आनंद की ओर लुभाए। सिखाता हमें जीवन में नृत्य और खुशी, हर मुश्किल में ढूंढो अपनी सही दिशा। छोटे पर सुंदर और तेज चमक वाला मोर का नृत्य है प्रकृति का निराला प्यारा किला। प्यारे बच्चों, ये था क्लास 6 मल्हार का 11 चैप्टर चेतक की वीरता कविता के प्रश्न उत्तर। मैंने आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझा दिए हैं। होपफुली आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो के अंत में पहुंचकर कर दीजिए 4 काम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास इसी के भरोसे पर आता है। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में आपके दूसरे चैप्टर के साथ, दूसरे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। और एक कमेंट जरूर छोड़ना, जितने प्यारे आप हैं उतना ही प्यारा कमेंट होना चाहिए। तो टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दुर्गा पाल मैम्स क्लास। प्लीज़ like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.